नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का बहुत स्वागत है 5 के प्राइम टाइम पर। जब किसी काले कारोबार को सत्ता और भ्रष्ट अफसरों का संरक्षण मिल जाए तो कैसे कानून को डंपर तले रौंद दिया जाता है, इसकी वानगी हरियाणा में आपने देख ही ली होगी। खनन जो बहुत कम जगहों पर वैध तरीके से होता है, लेकिन बहुत सी जगहों पर अवैध तरीके से किया जाता है। यही अवैध खनन देश को अब खोखला करता हुआ नजर आ रहा है। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ राज्य दर राज्य निर्माण का काम सुपर फास्ट रफ्तार से हो रहा है और इस सुपर फास्ट रफ्तार को कायम रखने के लिए वैध तरीके से खनन तो होता है, लेकिन उतनी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है और इसी डिमांड सप्लाई के बीच के गैप को पूरा करने लगा है अवैध खनन, जहां धीरे धीरे खनन का हर प्रदेश में माफिया खड़ा होता चला गया और इसकी इंडस्ट्री देखते ही देखते करोड़ों अरबों में पहुंच गई। इस इंडस्ट्री को अरबों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं भ्रष्ट अफसर के साथ साथ भ्रष्ट नेताओं का हाथ जरूर रहा है। बिना सरकारी मिलीभगत के बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियों को नदी के किनारे अंजाम दे पाना नामुमकिन होता है। जब आपको पुलिस प्रशासन और नेताओं का संरक्षण प्राप्त हो, तभी खनन के छोटे छोटे बदमाश बड़े बड़े खलनायक बन जाते हैं और कानून को अपने ही पैरों तले रौंदने लगते हैं। हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई खनन माफियाओं को रोकते हुए शहीद हो गए, लेकिन वो पहले नहीं है और अवैध खनन को अगर जल्द नहीं रोका गया तो शायद आखिरी भी नहीं होंगे। वहीं डीएसपी के हत्यारे को तो पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़ते नेक्सस को देश भर में कैसे रोका जाए, आखिर खनन के काले बाजार को कैसे खत्म किया जाए, वहीं देश को खोखला करते उन खलनायकों को कैसे रोका जाए जिन्हें सत्ता और भ्रष्ट अफसरों का संरक्षण प्राप्त हो। देश के कई राज्यों में अवैध खनन का जो खेल चल रहा है, इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो खोखला करते खनन माफिया ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, साल 2013-17 के बीच अवैध खनन की 4,16,000 घटनाएं सामने आई। इसके साथ ही इस हिसाब से देश में हर साल अवैध खनन की 1 लाख घटनाएं हुई हैं, जहां आपको बता दें कि हर महीने 8,833, हर दिन 294 और हर घंटे 12 घटनाएं सामने आती रही। देश की किसी ना किसी नदी का सीना अवैध तरीके से खोदा जाता है। इसके साथ ही हर वक्त देश की खनिज संपदा को खुलेआम लूटा जा रहा है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सूर्य कुमार शुक्ला, जो कि पूर्व डीजी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सर, शुरुआत सूर्य कुमार शुक्ला जी मैं आपसे करना चाहूंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि खनन माफिया का ये कोई पहला मामला नहीं आया, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जो खनन माफिया के मामले सामने आते हैं महाराष्ट्र से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, आंध्र प्रदेश, और अब देश भर में पैर पसारता हुआ नजर आता है। इसकी वजह आप मुख्य क्या मानते हैं सर? रितु जी, बहुत ज़रूरत है कि खनन के जो व्यवस्था है इसको और बेहतर बनाया जाए। अभी जो खनन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जी, एक तो वो संख्या में बहुत कम रहते हैं। जिले में एक खनन अधिकारी रहता है और वो जो कोई आदमी उसके पास संपर्क किया उससे वो प्रस्ताव बना करके अनुमोदन कराता है कि फला जगह पर खनन होना है। और ये भी अब करीब करीब सर्वविदित हो गया है कि ये खनन विभाग के उस अधिकारी को मिला जुलाकर खनन माफिया अवैध खनन करने लगते हैं और उसमें जो कोई बाधक बनता है, विशेष रूप से पुलिस विभाग, तो उससे वो चोरी छिपे उस पर हमला करने लगते हैं और उस पर घटनाएं करने लगते हैं। अब जरूरत क्या है इसमें? आप सोचिए कि इतनी बड़ी संपदा है खनन विभाग की, कहीं पर सफेद बालू है, कहीं पर सफेद, कहीं पर लाल बालू है, कहीं पर पत्थर हैं, और इनका ज्यादा से ज्यादा अगर सदुपयोग हो जाए
तो उससे राज्य को इतनी आमदनी हो सकती है कि उससे बहुत से जन कल्याण के काम हो सकते हैं जी। और जरा विडंबना देखिए, अभी अपने यहाँ ये भी होता है कि तमाम बरसात के दिनों में तमाम नदियों में बाढ़ आती है और वही बालू जो खोदी जाती है, जिसके खोदने के लिए खनन माफिया कोशिश करते हैं, वही बालू इकट्ठा हो जाने के कारण पानी दूर दूर तक फैल जाता है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं जी। और बाढ़ से बहुत सारा नुकसान, जानवर मर जाते हैं, घर गिर जाते हैं और बंधे बनाए जाते हैं, बहुत सा नुकसान होता है। तो जरूरत यह है कि इस खनन प्रबंधन को आमूल चूल सुधार इसमें किया जाए। बिल्कुल सर, जहां जहां भी सुधार खनन हो करने की सकता बेहद है, जरूरत है, लेकिन आप जिम्मेदार सीधे तौर पर किसे देखते हैं? क्या वाकई में खनन माफियाओं को किसी भी तरह का कोई संरक्षण बड़े अधिकारी, बड़े अफसर या राजनीति की तरफ से मिलता हुआ नजर आता है? अब दूसरा पहलू इसका है कि खनन माफिया पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए। तो उसका मैं सीधा एक सवाल बताऊंगा। नंबर एक बात, जैसे आप होशियार समझदार व्यक्ति हैं तो अपनी कोई चीज को खाली खुला छोड़ दीजिएगा तो चोर आएंगे ले जाएंगे। अगर आप उसको किसी न किसी को सुपुर्द कर दीजिएगा कि ये तुम्हारा एरिया है, तुम इस पे पैसा टैक्स दो और टैक्स दे करके इसकी खुदाई करो, यानी अलॉटमेंट कर दें, तो वो आधी समस्या तो इससे हल हो जाएगी। अब आधी समस्या जो बची वो इससे हल होगी कि उस तरह जैसे अभी प्रदेश में देखा आपने कि बुलडोजर लगाकर एक घर कानपुर गिराया गया, एक इलाहाबाद में गिराया गया, प्रयागराज में, और सारे दंगा करने वाले डर गए कि अरे भाई बहुत सख्त दंड होगा, सख्त कार्रवाई होगी। अभी लुलु मॉल में जब लखनऊ में घटना हुई कि वो नमाज पढ़ेंगे, वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उसके बाद पुलिस ने सख्ती की और सब कुछ नॉर्मल हो गया। यानी कि जितना फायदा होने की उम्मीद है उससे ज्यादा नुकसान माफिया को होने लगे तो माफिया डर जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। नुकसान कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश ये जो घटनाएं हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? सर, अगर पिछले एक महीने की बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, तो एक महीने में 2 आला अधिकारियों को यहां धमकी भरे फोन आ चुके हैं खनन माफियाओं की तरफ से। अभी हाल फिलहाल में प्रयागराज का मामला है, 2 दिन पहले ही उन्हें फोन आया धमकी भरा कि वो अपना इलाका खाली कर दें और इस तरह की अगर वो नहीं करते तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। कहाँ ये कानून व्यवस्था है, कहाँ सख्ती दिखाई जा रही है? वही कह रहा हूं कि जिस तरह दंगे पर सख्ती का एक दृष्टिकोण अपनाया गया तो दंगे वाले डर गए, दंगा करने वाले जितने थे जो भी थे वो डर गए कि नहीं, हमें दंगा नहीं करना, नहीं तो हमारी उतना प्रॉपर्टी की वसूली हमसे होगी, हमारा घर गिरा दिया जाएगा। तो सीधा ये क्रिमिनल माफिया भी फायदा नुकसान देखते हैं। जिस दिन उनको, अब जैसे जिसने किया डीएसपी साहब को जिसने कुचला, ये स्पेशल कोर्ट बना के 1 महीने के अंदर उसको मृत्युदंड दे दिया जाए तो देखिए कि अभी सारा माफियागिरी बंद हो जाएगी और दोबारा ये घटना काफी समय तक नहीं होगी। जिक्र किया, लेकिन इसके लिए त्वरित दंड ये भी कि जब आप चूंकि बखूबी जानते हैं किस तरह की स्थिति परिस्थिति उस दौरान रही होगी जब एक डंपर आता है और डीएसपी को कुचल देता है, उसके बाद जो तमाम स्टाफ था उनकी मौजूदगी कहाँ थी? उस तरफ एनकाउंटर हालांकि कुछ देर बाद कर दिया जाता है और एनकाउंटर में कहा जाता है कि आरोपी जो था उसे मार दिया गया, लेकिन ये एनकाउंटर क्या पहले नहीं हो सकता था? आनन फानन में क्यों उस दौरान सभी स्टाफ जो वहां पर मौजूद थे, तमाम आला अधिकारी, वो चुप रहे? अब देखिए रितु जी, ये तो नहीं हो सकता कि कोई घटना क्राइम करने के पहले ही किसी को इनकाउंटर कर दीजिए, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि प्रतीक रूप में, अरे खनन हो चुका था, लेकिन खनन के लिए आप किसी को फांसी थोड़ी दे सकते हैं, मतलब कुछ प्रोपोर्शन का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना दंड के। लेकिन इस दौरान जब डीएसपी को कुचल दिया गया और डीएसपी को कुचलने के बाद अगर डीएसपी की हत्या कर दी, डीएसपी की हत्या कर दी गई तो उसके बाद ये आप उचित कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये आगे के लिए एक नमूना बने कि कोई दुस्साहस न करे इस तरह का, तो उसके लिए दोनों चीज की, अपनी चीज कोई खुली न छोड़िए, यानी कि सब जितना खनन योग्य क्षेत्र है उसकी नीलामी कर डालिए। नंबर 2, जो अपराधी इस तरह के पेशेवर हैं उनको पहले से चिन्हित करके प्रिवेंटिव कार्रवाई के अंतर्गत पकड़कर उनका सुधार, जो मैं कई बार कहता रहता हूं कि जेलों में हम लोगों को काउंसलिंग करके अपराधियों का सुधार योजना भी मजबूत चला देना चाहिए।
और इनका पुनर्वास चला देना चाहिए। और जो माफिया हैं उन पर कठोर दंड, यानी जितना फायदा खनन से होगा उससे 2 गुना नुकसान हो जाए तो वो अवैध खनन करना बंद कर देंगे। यानी कि त्वरित दंड, कठोर दंड ऐसे मामले में हो जाए तो उससे फिर वो बदमाशी करना बंद कर दे। हालांकि इस तरह के मामले लंबे समय से चले आ रहे हैं और सरकार और तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से सिर्फ इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है कि हमने काफी सख्त और कठोर कानून बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखते हैं कि एक नया मामला यहाँ पर सामने आ जाता है। कपीश जी, आपका रुख करूंगी। पहला तो रिएक्शन आपका कि जिस तरह से पहले हरियाणा का नूह आया, फिर झारखंड की राजधानी रांची में इस तरह की घटना सामने आई और उसके बाद गुजरात में भी सामने आया, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है और शायद अगर रोकथाम किसी तरह की नहीं रखी गई, लगाई गई, तो ये आखिरी भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। और ये पूर्व में भी होता आया है, वर्तमान में भी हो रहा है, और अगर इसी तरीके से व्यवस्था चलेगी तो आगे भी होता रहेगा। क्योंकि इस सिंडिकेट में सिर्फ माफिया ही नहीं होते हैं, उसमें पुलिस माफिया भी होते हैं, उसमें खादी और खाकी के भी माफिया होते हैं। और ये एकदम स्पष्ट है, ये तीनों मिल करके एक सिंडिकेट बनते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि ये चीज नहीं है, अरे तमाम बार्गेनिंग्स होती हैं, उसके बाद वर्दी को भी गोली लगती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और घटना है, ये सब घटती रहती हैं। और मैं पूर्व डीजी साहब से इस बात से सहमत हूं कि अगर आपको खदान को सही करना है तो जैसे कोयले के खदान की बोली लगती है और दे दी जाती है, ठीक उसी तरीके से इन खनन की भी बोली लगे और इनको ठेका दे देना चाहिए। और निगरानी के तौर पे वहां पे सरकार का भी आदमी होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर किसी को खनन का वो दे दिया तो ऐसा नहीं है कि आप अफरात फिर उसके बाद निकालना शुरू करो। और मैं डीजी साहब की इस बात से असहमत हूं कि वो डीजी होने के बावजूद, वो कानून के जानकार होने के बावजूद इस बात को कह रहे हैं कि जो दंगा उंगा कर रहे थे लोग, वो मकान गिरा देने की वजह से वो सही हो गए। आप खुल्लम खुल्ला क्या संविधान का क्यों विरोध करते हैं? किस एक्ट में लिखा हुआ है कि अपराध की सजा जो है उस किसी का घर गिराना है? अरे आप ये कहिए कि अवैध बने हुए थे इसलिए गिराए, और आप कह रहे हैं कि नहीं अवैध नहीं बने हुए थे, क्योंकि वो माफिया था, क्योंकि वो अपराधी था, इसलिए उसका मकान गिराया गया। किस एक्ट इसमें है? किस एक्ट की बात आप कह रहे हैं? आपके लिए शोभा नहीं देती ये चीज। राजनीतिक पर्सन अनजाने में कुछ बात कह जाए बोल के उन्हें भी नहीं कहना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूं कि अगर कोई सेक्शन आईपीसी या स्पेशल क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत आता है तो उसमें कहां लिखा हुआ है कि कोई आदमी कत्ल करेगा तो उसकी सजा उसका मकान गिराना है? कहीं लिखा हुआ है किसी एक्ट में? या उसको आजीवन कारावास होगी और इतने की शस्ति लगेगी, जो भी न्यायालय तय करे। इन दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक। तो जो भी ये सारी चीजें परिभाषित हैं, आप डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं, आपसे कम से कम ये आर्गुमेंट हमको नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है मुझे करते हुए। ये कि कम से कम आप मैं खूब बारीकी से समझ रहा हूँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ये मुझे आश्चर्य लगता है कि कपीश जी आपका कुछ स्वभाव बन गया है कि अपनी बात कहने के बजाय आप ये शुक्ला जी मुझे सिर्फ इतनी बात आप बता दें, जो आप समीक्षा करना शुरू करते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे भाई मैं आपसे पूछ ये रहा हूँ, रीतू जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन कपीश जी, मुद्दा खनन माफिया को लेकर चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई सही है या नहीं, इस चीज को लेकर नहीं है। तो फायदा होगा कि जिस चीज को लेकर सवाल पूछा गया उसी पर आप जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब भी मैं उनसे ले लूंगी। सर, आप पहले अपनी बात रखिए कि जिस तरह से ये खनन माफिया पनप रहा है, इसका वाकई में जिम्मेदार है कौन? बताए तो आपको, इसके लिए जिम्मेदार तीनों हैं। माफिया भी है, खाकी भी है और खादी भी है। तीनों के कंप्लायंसेस से आप क्यों लूप होल छोड़ रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी कोयल खदान है, वहां से कोयला निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? वहां तो इस तरीके की कोई माफियागिरी नहीं सामने आती, इस तरह की कोई हत्याएं सामने नहीं आती, इस तरह के सिंडिकेट्स नहीं सामने आते। तो आप क्यों नहीं एक मोल लगवा करके अपने एजे से, जो ऑडिटर जनरल्स होते हैं वो आपका करते भी हैं, आप देखी होंगी, तो हम कहते हैं जो एक उचित दाम होता है उसको लगा दिया जाए, उनको खनन के लिए दे दिया जाए और तय कर दिया जाए कि इससे इतने मीट्रिक टन से ज्यादा आप नहीं कर सकते।
और वो स्क्वायर से बहुत आराम से निकल भी जाएगा। जी। और सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर वाकई आप इस तरीके का काम करेंगे तो जो नदियों का गर्भ भर जा रहा है, जिससे कि शुक्ला जी ठीक कह रहे थे कि भाई पानी भर जाएगा तो बाढ़ आएगी, अगर आप उसको खाली करते रहेंगे तो वो आप सही करेंगे। शुक्ला जी ने ये काम बिल्कुल ठीक कहा। और नेक्सस तोड़ने के लिए जो उन्होंने आदर्श बात कही, मैं उनके साथ हूं। बिल्कुल कह रहा हूं कि ऐसा किया जा सकता है और सरकार को करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और ऑडिटर जनरल से उसका ऑडिट भी होना चाहिए, उस पर अन्य लोगों की भी रखवाली होनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके से होगा तभी आप जो है वो पारदर्शिता ला सकते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस दौरान खनन माफिया जिस तरह से पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें भ्रष्ट अफसर और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी मिली भगत भी होती है? इसमें कहाँ लेना देना नहीं है भैया, एकदम सीधी बात है, बिना उसके कुछ नहीं होता। और ये गोलियां तब चलती हैं जब आपस में किसी ट्रीटी जो इनका अवैध करार होता वो टूटता तो गोलियां चलती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अचानक गोली चल गई है। ये गोलियों के पीछे अगर जांच करा लें तो आपको मैं कह रहा हूं वो वही निकलेगा। कौन? जो तमाम चीजें हम लोगों ने देखी, मैं तो क्योंकि जो तमाम चीजें दुरुस्त पहले से चली आ रही हैं, पहले से कब से चली आ रही है, हत्याएं हुई हैं खनन को लेकर के अनंत काल से, जब से खनन चल रहा, जब से हमारी सरकारें बनी है, कुछ न कुछ अवैध होता रहा है खनन। कोई ये नहीं कह सकता, ना हमारी पार्टी कर सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ना बसपा कर सकती है, ना कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल का भी आपने नाम सुना होगा, जो कि 2009 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। जब उन्होंने आपकी सरकार, तत्कालीन सरकार जब 2009 में थी, तब उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ जब हल्ला बोला था तो उनको निलंबित ही कर दिया गया था। इतनी बड़ी कार्रवाई है तो फिर सीधे तौर पर एक मैसेज जाता है कि खनन माफियाओं के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए ये नहीं, ये इसीलिए आज इनके साथ भी कार्रवाई की गई है। भाजपा ने भी उन पर कार्रवाई की है। नागपाल पे भाजपा ने भी कार्रवाई की है। नहीं, पहले तो आप लोगों ने कार्रवाई की ना, उसके बाद भाजपा कर रही है। अपना हिस्सा नहीं सुन लीजिए, उसका कारण है ना जी, बताएं। वो भ्रष्ट थी, वो अपना हिस्सा मांग रही थी। जो चीजें सूचित हुआ था, शासन ने उस पर कार्रवाई की थी। और उसके बाद हमारे जाने के बाद जब वो पोस्टेड हुई कहीं और, तो उनके ऊपर फिर भाजपा ने भी कार्रवाई की है, क्योंकि उनकी वही भ्रष्टाचार की नीति वो वहां पे पोषित कर रही थी। और मैं आज भी आपको कह रहा हूं, अभी साल डेढ़ साल पहले योगी सरकार की जो पहली सरकार चल रही थी, उसमें आपने देखा होगा सोनभद्र में 20 लोगों का कत्ल हुआ था। आपको याद होगा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है क्या? देखिए, मैं बहुत सीधी और साफ बातें कह रहा हूं, हृदय खोल के कह रहा हूं कि ये शुरू से होता आया। कोई सरकार अपना दामन नहीं खींच सकती, लेकिन हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अब से कुछ सुध ले ली जाए। जो शुक्ला जी कह रहे हैं वो सही बात है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जगमीत ढिल्लों जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। हालांकि चर्चा में आपने काफी देरी कर दी जुड़ने में, लेकिन आपने यहाँ रिएक्शन सुने कि किस तरह के सामने आए। और इस दौरान सपा का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी सरकार किसी भी तरह का नियंत्रण खनन माफियाओं पर नहीं लगा सकती है। और अगर देश भर की हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर खनन माफिया पनप रहे हैं, उसकी बानगी भी हम देख रहे हैं। साल 2013 से 17 का अगर देश भर का जिक्र करें तो तकरीबन 4,16,000 घटनाएं सामने आ चुकी है और लगातार अब भी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर आज खनन माफिया का मुद्दा इतना हाईलाइट हुआ है हमारे देश में, तो वो जो दुर्भाग्यपूर्ण कल हरियाणा में जो जैसी घटना हुई कि एक पुलिस अधिकारी को, एक डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को दिन दहाड़े मार दिया गया, इससे पता चलता है कि खनन माफिया के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। आपके सवाल के मैं बारे में बताऊं तो उसमें ये साफ जाहिर होता है कि सिवाय जो हमारे पद अधिकारी हैं, अगर उनका साथ ना हो तो इनके इतनी बड़े हादसे, इतनी बढ़िया कार्रवाइयां नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई भी सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना है तो सबसे अहम उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये ना हो, क्योंकि इन चीजों से आज से पहले भी बहुत सारे लोग अफेक्ट होते आए हैं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन आज किसी बड़े अधिकारी का नुकसान हुआ
तो ये बात पूरे देश में सुर्खियों में आई है। इस पर मैं समझता हूँ कि ऐसी उनको दंडनीय एक सजा मिलनी चाहिए कि वो लोगों के लिए एक उदाहरण बने। लेकिन किसकी लापरवाही आप देखते हैं कि कौन इतना लापरवाह है जिसकी वजह से इस तरह से मामले लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आए? जी मैं समझता हूँ कि जहां पर भी ऐसी वारदात अगर होती है तो वहां की सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि अगर सरकार का उनको सरकार की सुरक्षा है, खनन माफिया को उनका साथ है, तो वो तभी ऐसे चलाते हैं और इतने बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। जैसे कल हुआ और मेरे साथी एक प्रवक्ता कह रहे थे, मैं माफी चाहूं शायद वो प्रवक्ता हैं या फिर पुलिस अधिकारी हैं, कि उनके घर गिरा देने चाहिए। इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर कोई क्राइम करता है उस क्राइम की सजा उस आदमी को मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को नहीं, उनके बूढ़े माँ बाप को नहीं। जैसे ही उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अगर कोई क्राइम करता है उनके घर गिरा दिए जाते हैं। अरे भाई मानते हैं अगर उनके घर अवैध हैं तो क्या क्राइम करने के बाद सरकार को पता चलता है कि वो घर अवैध हैं, हम गिराएं? ऐसी बदले की राजनीति ना हो, क्योंकि हमारा एक लोकतंत्र है, हमारा संविधान है भीमराव अंबेडकर जी का, उसको फॉलो करते हुए हम सजा दें और एक उदाहरण की सजा जो हमारी कोर्ट है, सरकार है, वो दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति होना और साथ में जो हमारे सरकारों में, चाहे कोई भी सरकार, उसमें जो मंत्री होते हैं जो खनन के रिलेटेड होते हैं, उनको एक ध्यान देना चाहिए कि उनको, जैसे कई सरकारों में ये मामला सामने आया कि मंत्रियों के रिश्तेदार जो खनन माफिया से जुड़े होते हैं, ऐसे भी मामले हमारे देश में आए दिन सामने आते हैं। तो उस पर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि गौर होना चाहिए सरकारों का, कि कोई बड़ी वारदात के बाद हम ना जागे, हम तब भी जागे जब ये वारदात के बिना चुपचाप ऐसे कामों को वो इल्जाम दे रहे होते हैं, तो तब इस पे भी थोड़ा गौर होना चाहिए। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपका रुख करूंगी। सर, आपने सुनी दोनों प्रवक्ताओं की बात और ऐसे में कई सवाल उन्होंने आप पर भी दागे और आपसे भी सवालों के जवाब वो लेना चाहते हैं। जी देखिए, ये बुद्धिजीवियों का विचार विमर्श होता है और ये शैली, मुझे बहुत सख्त आपत्ति है इस तरह की शैली पर कि अपनी बात को शालीनता से कहने के बजाय जब आपके जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो ऐसे करें कि जिससे लगने लगे कि वो तो लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में हैं, तो उसके लिए विचार विमर्श नहीं होता। तो जहाँ तक मैंने जो बुलडोज़र की बात बताई है उसका ये एक उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे बुलडोज़र की बात से उत्तर प्रदेश में जो दंगा करने वाले लोग थे वो डर गए थे, तो उसी तरह सख्त कार्रवाई से इस तरह की खनन माफियाओं को भी कानून के डर में रखा जा सकता है। बात वही है घूम फिर करके कि अगर कानून का इतना डर रहे, ये तो गैर विधिक ये या तो अगर या तो कभी एक सेकंड आपने जवाब लिया, आपसे सवाल किया, आपने जवाब दिया। अब एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर उसके बाद जैसे समय रहेगा मैं आपके पास भी लौटूंगी। नहीं, अगर ऐसा ही स्तर रहा तो कहिए मैं चला जाऊं डिबेट छोड़ करके, अगर इस प्रकार के खींचतान वाली डिबेट होती हैं। लेकिन मेरा कहना ये, देखिए आप उसको अगर पार्टी लाइन से देखेंगे तो आप कभी निष्पक्ष नजरिए से नहीं देख पाएंगे। घटना को इस नजरिए से अगर देखिए कि अगर मान लीजिए कि 50 विधि के नजरिए से देखा है। ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। सर, आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार खनन माफिया पनप रहे हैं। कहिए तो सर, आपकी बात सुनी नहीं रहे क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में दोनों अपना अपना बोल रहे हैं, तो कौन सुनेगा आप लोगों की बात? एक बार उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं, समय की भी कमी है क्योंकि। वीरेंद्र जी अपना रिएक्शन रखें। तो हाँ, आप रिएक्शन लीजिए, कपिल जी को बताइए कि अपनी बात कहे, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, वीरेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। सर, किस तरह ये जिस तरह से ये लगातार पनप रहा है, ऐसे में सरकार भी जिम्मेदार है, इस तरह की बात लगातार कांग्रेस और सपा भी कहती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस में, सपा में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक आधारभूत अंतर है
जो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जो सार्वजनिक है, वो ये कि कांग्रेस के या सपा के शासन में खनन करने वाला माफिया, आपराधिक तत्व, छोटे से लेकर के बड़े तक के जो अपराधी तत्व थे, उनको राजकीय, शासकीय, सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त होता था। इसलिए पुलिस, अपराधी और उनके सत्ताधारी संरक्षक वो आपस में मिले रहते थे। मौके पर, चोरी चकारी की जगह पर, माफियागिरी की जगह पर पुलिस पहुंचती ही नहीं थी। न कोई पकड़ा जाता था, न कोई पकड़ने की कोशिश करता था। भारतीय बीच में ना बोले। देखिए मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर ये इस तरह ही करेंगे तो। कौन लोग हैं इनको तमीज होनी चाहिए बात करने की। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता, स्टॉप दिस नॉनसेंस। कपिल जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी सवालों का यहाँ पर जवाब मिले तो पहले आप उनको बोलने दीजिए। बीच में बोलने से कुछ मतलब नहीं होगा। सार्थक चर्चा है, उसे आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी अपनी बात आगे रखिए। ये पुलिस और वो दूसरे की बातें कर रहे हैं, उनके पास बात करने के लिए नहीं। जब बदतमीजी ना करें डिबेट में, बदतमीजी ना करें कृपा करके। अपनी बारी में जो कहना हो कह बहुत बदतमीज देखे जिसके पास तथ्य नहीं होते हैं। गेट लॉस्ट। कपिल जी, आपको पूरा समय दिया गया था सर। आपने अपने सवालों का जवाब रखा। हालांकि सीधे तौर पर आपने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और केंद्र सरकार पर भी निशान डाला। और ऐसे में आने वाले समय में अगर इसी तरह से बयानबाजी, जुबानी हमला करते हुए नजर आएंगे तो चर्चा सार्थक होती हुई नजर नहीं आएगी। मैं ये कह रहा था कि अगर हमारा संरक्षण होता, हम कहीं किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे होते, कहीं मिले हुए होते, तो हमारे पुलिस उपाधीक्षक मौके पर अपराधियों को, पत्थर चोरों को रोकने की कोशिश करते हुए अपने प्राण नहीं गंवाते। दूसरा, अगर हम मिले हुए होते, हमने अपनी पुलिस को फ्री हैंड न दे रखा होता अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का, तो कल की घटना में शामिल जो लोग थे उनमें से एक जो उस ट्रक में मौजूद था वो मुठभेड़ के बाद पकड़ा नहीं जाता। उसकी पहचान, उसके दूसरा जो साथी है उसका कजन है, उसकी पहचान नहीं होती, गाड़ी पकड़ी नहीं जाती, गायब हो जाती। तो कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, एक पुलिस अधिकारी का बलिदान हो जाना ये चिंता की बात है, पीड़ा की बात है। परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं, तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हरियाणा में कम से कम किसी माफिया को किसी तरह का सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है। एक वहां की पुलिस से, खास तौर पर जहां ये घटना हुई, वहां के बारे में जो अपडेट है वो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। उस इलाके में कोई खनन माफिया बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड काम नहीं करता। वहीं के आसपास के ग्रामीण है, ये वहीं के साधारण ग्रामीण है, छोटी मोटी आमदनी के लिए ये इस तरह की चोरी चकारी की घटनाएं करते हैं। लगातार इन पर कार्रवाई होती रहती है। पिछली एक छमाही में 173 वाहन जब्त किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है। अब तक की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है। परंतु मैं फिर कहता हूं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग न हो, छोटा मोटा अनऑर्गेनाइज्ड अपराधियों का तंत्र हो, हम न छोटे को छोड़ेंगे न बड़े को छोड़ेंगे। जो दोषी है, जो दुष्ट है, जो शैतान है, जो चोर बिल्कुल सर, राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा एक्शन यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है और कानून व्यवस्था किसी भी तरह से यहाँ पर लचर ना पड़े उसको लेकर भी कई तरह की चीजें यहाँ आप लोग कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हरियाणा का जिक्र करे तो सीधा मुख्यमंत्री का इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है। मैं यही कह रहा हूं ना, मुख्यमंत्री का इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य में, अपने अपने शासन में कभी किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। अगर विपक्ष मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता है तो सबसे पहले तो पंजाब में नए नए मुख्यमंत्री बने मान साहब को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था। राजस्थान में जो हमारे एक दर्जी को गला रेत कर हत्या कर दी गई, उसके बाद गहलोत साहब इस्तीफा देके उनको घर चले जाना चाहिए था। तो अब खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, अपनी बारी में कुछ करेंगे नहीं, खुद अपराधियों को संरक्षण देंगे और जो अपराधियों के खिलाफ खुलकर काम कर रहे हैं उनसे आप सवाल पूछेंगे। ऐसा दोगला दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक बुलडोजर वाली बात पर मैं कहना चाहता हूँ, यूपी के बुलडोजर का सवाल उठा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ कोई उपदेश दे रहे थे एक सज्जन, वो ये कह रहे थे कि संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। रुक जाओ मेरे मित्र,
संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। PCR से सही कोई कराइए, साबित डबल आज आवाज आ तक रही है कर कि नहीं आवाज नहीं सकता, सुनाई ऐसा हुआ भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सुनो पहले मेरी बात पूरी होने दो भाई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिन भी अपराधियों के घर मकान तोड़े गए, बुलडोजर चले, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही चले हैं। दुष्टों को सजा देंगे, हर हाल में देंगे। जिसका घर तोड़ना कानून के दायरे में आएगा उसका घर भी तोड़ेंगे। और हरियाणवी में हम कहा करते हैं कमर तोड़ने को कड़ तोड़ना। हम दुष्टों की कड़ हर हाल में तोड़ेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे चिंता उन लोगों की है जो जब कार्रवाई होने लगती है तो फिर वो किसी धर्म विशेष का, समाज विशेष का नाम लेकर के ये कहने लगते हैं कि टारगेटेड कार्रवाई हो रही है। टारगेट है साहब, टारगेटेड कार्रवाई करेंगे लेकिन अपराधियों के खिलाफ करेंगे। ठीक है, विपक्ष का रिएक्शन भी जान लेते हैं। कपीश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। एक बार कपीश जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जगमीत जी, जिस तरह से लगातार खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और आपने ही सवाल यहाँ पर कई तरह के दागे थे जिनका जवाब वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने दे दिया, लेकिन अगर राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान में भी खनन माफिया कोई बिल्कुल निचले स्तर पर नहीं है। वो भी लगातार देखे जा रहे हैं कि किस तरह से बढ़ोतरी उन मामलों में हो रही है। ये देखिए, सबसे पहले और सांप्रदायिक तत्वों मैं ये आपको बताऊं, कार्रवाई करने के कार्रवाई की मांग चलते चलते क्या गहलोत साहब ने इस्तीफा दे दिया इतनी बड़ी नृशंस घटना ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी सर, आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता भी आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, उनसे सुनिए जी। आप सुनने की भी क्षमता रखिए भाई साहब। आपने बोल लिया, मैं बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोलने अब अपनी बातें रखें। ऐसा है, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार ने वहां पर खनन माफिया है उस पर नकेल डाली हुई है, लेकिन जो हरियाणा में हुआ इसमें सरकार तो जिम्मेदार है। एक और चीज है कि कोई भी, जैसे माइनिंग माफिया है, अगर माइनिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं उनको भी बराबर का जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ये जानती है कि क्या क्या चल रहा है। क्या सरकारी अधिकारियों, सरकारी अफसरों को ये बात पता नहीं होती कि कौन से कितने ट्रक कहां से कहां जाते हैं? जैसी कार्रवाई, अगर ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन ये देर आए, ये कार्रवाई उनकी मृत्यु के पहले होनी चाहिए थी। अभी ये सख्ती करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ऑपोजिशन ने प्रेशर बनाया, इन पर दबाव बनाया है। अगर हम इन पर दबाव ना बनाए तो ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। अभी हमारे दबाव के लिए जैसे हम डिमांड करते हैं कि आप लोगों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, शायद तभी राज्य सरकार तमाम राज्यों में इस तरह के सख्त भरे एक्शन ले रही है, लेकिन असर कहाँ दिखाई दे रहा है? असर तो कहीं भी नहीं है जी। देखिए, असर अगर ये सही दिशा में चले, जैसे मैंने इनको बताया कि जो सरकारी अधिकारी हैं, हम ये डंके की चोट पर कहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, उन पर भी ये कड़ी कार्रवाई करें जिनका वो एरिया था। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि राजस्थान में नकेल कसी जा रही है, थोड़े उसके उदाहरण दे दीजिए ताकि बीजेपी भी उस तरह के, जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, वो भी उसी तरह से नकेल कसना शुरू हो जाए। जी देखिए, कहीं पर भी 100% नकेल नहीं कसी जाती, लेकिन जैसे आपने सवाल किया राजस्थान, हम कहते हैं कि राजस्थान में हमने जो खनन माफिया पर कार्रवाई के अलावा हमने साथ में सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की थी, जैसा पंजाब में भी हुआ था। पंजाब में जब सरकार थी, पंजाब में भी बहुत सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, क्योंकि खनन माफिया सरकारी अधिकारियों के बिना ये कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं इनको कहता हूं कि ये अपना फोकस अपनी ब्यूरोक्रेसी पर भी रखें, क्योंकि उनकी शय है इनको, उनके बिना ये एक मुमकिन नहीं है जी। अब बिल्कुल वीरेंद्र जी आपसे के पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले कपीश जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी उनका रिएक्शन लेना बेहद जरूरी है। कपीश जी, दुर्गा शक्ति नागपाल का जब जिक्र हुआ था तो उस दौरान आपने कहा था कि वो भ्रष्टाचार थी, इस वजह से निलंबित कर दिया था, लेकिन उस दौरान भी कई तरह की बयानबाजी का दौर चला था और ऐसे में चूंकि आप लोगों का राज था उस दौरान, तो विपक्ष में कोई और था, तो विपक्ष लगातार इस तरह के मुद्दों को तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस और सपा ही सबसे ज्यादा खनन माफियाओं को यहाँ पर संरक्षण दे रही है। देखिए, इसका तो कोई तराजू है नहीं, और अगर कोई तराजू लेके बैठा है तो वो जस्टिस नहीं कर। मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जब आपने दुर्गा नागपाल का जिक्र किया उसके पहले आप कोई घटना नहीं बता सकती, और दुर्गा नागपाल को हटाया भी इसीलिए गया था
कि वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त थी और हमने ही नहीं हटाया, आगे चल करके उनके ऊपर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने भी। मैंने आपको ये भी जिक्र किया, आप चाहें तो पता करें जी। मैं दूसरी चीज है, मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि सिंडिकेट विदाउट तीनों के मिलाए होता ही नहीं। और अगर वाकई कोई सरकार ये चाहती है कि ये खनन को रोका जाए, तो जिस तरीके से कोयला के कारोबार के अंदर आपने खनन दिया है टेंडर करके, वैसे ही पूरा का पूरा दीजिए और उस पर अपनी अथॉरिटीज लगाइए। और दूसरा जो है आपका जिस तरीके से ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आती है, उस तरीके से ऑडिट की सपोर्ट करवाइए जी, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं, वरना नेक्सस बना रहेगा। जब पैसा नहीं मिलेगा तो लोगों में अनबन होगी। और आप छोटा सा उदाहरण लेके देखिए, ओवरलोडेड ट्रक चलती हैं और हर चेक पोस्ट से निकलती हैं, आरटीओ से लेकर के अब पुलिस का एक एक चीज मिला रहा है, कौन महात्मा नहीं जानता, नीचे से लेके कहाँ तक पैसा जाता है। भाई सीधी सी बात है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आज हरियाणा में चीज सामने आई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी लगातार और मुतवातिर होता रहा होगा। चोर तभी पकड़ा जाता है, जब पकड़ा जाता है तो वो होता है कि भाई ये चोर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी सभी सरकारें कोशिश करती हैं कि हम लगाम लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार स्वयं करा रही है, लेकिन जो सिंडिकेट है उसको अगर सरकार तोड़ना चाहे तो उसके पास ऑप्शन यही है जो हम लोगों ने कहा, जो सूर्य शुक्ला जी ने कहा, बिल्कुल वो ऑप्शंस आपके पास हैं। बाकी तो आप क्या त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत के लिए कर रहे हैं या आगे भी जारी रखेंगे, या जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि अगर आपने अभी कार्रवाई की है तो वो तो ठीक बात है, लेकिन इसमें जिसके अभी षड्यंत्र है, जो सरकारी महकमा मिला हुआ है, जो अधिकारी मिला हुआ है, कोई नेता मिला हुआ है, नेता का कोई रिश्तेदार मिला हुआ है, जस्टिफाइड तरीके से पारदर्शिता पूर्वक उस पर कार्रवाई कीजिए। पहले से कुछ लगाम जरूर कस जाएगी, लेकिन बंद तभी होगा जब तक कोयले के तरह खदानों का आवंटन नहीं होगा, तब तक बंद नहीं होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, आपका जवाब, लेकिन उससे पहले सवाल यही कि कुछ गलत सवाल भी यहाँ पर नहीं उठाए हैं कपिल श्रीवास्तव जी ने। बहुत वाजिब सा सवाल है कि इस तरह से सिंडिकेट को अगर यहाँ पर सरकार किसी तरह से तोड़ती हुई नजर आएगी तो शायद इस तरह के मामले यहाँ पर थम जाएंगे, क्योंकि जो गठजोड़ है लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। मैं आपको चीजों को थोड़ा सा साफ करने में मदद करूंगा, आपके दर्शकों तक सही चीजें चली जाएं। मैं नहीं कहता कि कपीश जी के सारे सवाल गलत हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं उनमें कहीं कुछ भी सार नहीं है, सारे का सारा इन्होंने निरर्थक कहा हो ऐसा नहीं है, परंतु राजनीतिक कारणों से सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की गुंजाइश नहीं होती। हरियाणा के बारे में, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं प्रवक्ता नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में हमने जब से हमारी सरकार आई है, हमने हरियाणा में खनन का कोई सिंडिकेट उसको काम करने नहीं दिया है। खनन के सिंडिकेट या ये कहिए माफिया, ऑर्गेनाइज्ड गिरोह, वो हर जगह पैदा होते हैं, पनपते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में उनको मिलता होगा संरक्षण, इसीलिए शायद टकराव नहीं होता था। हमने कानून सम्मत तरीके से सब तरह के सिंडिकेट्स को तोड़ा है। और कपीश जी जो ये कह रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से जैसे कोयले की खदान दी गई हैं, उसी तरह से दूसरी खानों पत्थर की खुदाई का भी ठेका रहना चाहिए। हमारे यहाँ हरियाणा में सब कुछ व्यवस्थित कानून सम्मत तरीके से प्रदेश में चल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई चोरी करना की कोशिश नहीं करेगा। चोरी करने की कोशिश करने वाले करते हैं और हम उनके पीछे डंडा लेके, लाठी लेकर पड़े रहते हैं। कपीश जी ने ये अनुमान लगा लिया अपने आप ही मन में कि अब कार्रवाई होगी। कपीश जी को मैंने पहले भी बताया, ध्यान से सुन नहीं पाए या इन तक आवाज नहीं गई होगी। हरियाणा में और इस पर्टिकुलर इस जगह पर जहां पर यह घटना हुई, कल वाली तावड़ू के क्षेत्र में, इस जिले में वहां के पुलिस अधीक्षक से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, पिछले 6 महीने में 173 वाहन जब्त किए गए, सीज किए गए माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस के द्वारा, अर्थात कार्रवाई निरंतर चल रही है। बिल्कुल, और ये बात वहां के पुलिस अधिकारी की तरफ से बयान भी सामने आया था आधिकारिक तौर पर कि वहां पर माइनिंग का जो कार्य था वो चल रहा था। इस बीच डंपर आ जाता है, उसके बाद अधिकारी की यहाँ पर इस तरह से कुचल कर चले जाता है। जी, मैं दूसरी बात बताता हूँ। वहां से एक बात साफ तौर पर उभर कर ये सामने आई है
कि वहां कोई वहां एक तो माइनिंग अलाउड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, एनजीटी के निर्देश हैं, उस क्षेत्र में माइनिंग हो ही नहीं सकती। तो उसके बाद क्या है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह, माफिया वहां सक्रिय हो नहीं सकता। वहां के स्थानीय ग्रामीण, उनको जैसे ही मौका लगता है कोई हथौड़ी छेनी लेकर के अपने लेवल पर छोटा मोटा इस तरह का काम करते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहती है। और ऐसे ही जो छिटपुट अपराधी थे उनको पकड़ने जब पुलिस कल गई है तो घबराहट में, क्योंकि फाइन बहुत भारी लगता है, उस प्रोसेस में उन्होंने बचने के लिए इस अधिकारी फाइन से बचने के लिए डीएसपी को मार दिया, हत्या कर दी। हम ये कह रहे हैं, रुको मेरे भाई, रुक जाओ, अरे भाई जगमीत जी, इसके बाद मैं आप ही करूँ कर रही हूँ सर, आप ही से रिएक्शन लूंगी क्योंकि आपसे रिएक्शन लेना बेहद जरूरी है जी। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए वीरेंद्र जी। अपनी बारी में बोल लेना, अपनी बारी में। देखिए, एक पुलिस उपाधीक्षक अपनी ड्यूटी करने वहां गया, उसने अपराधियों को रोकने की कोशिश की, ड्यूटी की लाइन में उसका बलिदान हो गया। और ये इस बात का प्रमाण है, अपने प्राण गंवा दिए एक अधिकारी ने, कि वो नेक नियति से अपनी ड्यूटी करने गया था, कर रहा था। अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि गोली मार के एक को जेल में ठूस दिया है, दूसरा पकड़ा जाएगा, और भी उनके जो साथी होंगे किसी को बख्शेंगे नहीं। रही बात, इन्होंने पंजाब और राजस्थान की बड़ी तारीफें की, ये कर दिया, वो कर दिया। पंजाब की जो दुर्गति माइनिंग के मामले में कांग्रेस की सरकार में थी, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और राजस्थान, माइनिंग छोड़िए साहब, राजस्थान में तो पाकिस्तान के एजेंट इतने सक्रिय हैं, आईएसआई के एजेंट इतने सक्रिय हैं, सांप्रदायिक तत्व इतने सक्रिय हैं कि वो लोगों को का गला रेत देते हैं। ठीक है सर, ये अलग मुद्दे आ गए, आप मुद्दों से भटक रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल हम इन सब चीजों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ खनन माफियाओं को लेकर बात की जा रही है, लेकिन इस चीज से भी मना नहीं किया जा सकता कि अगर सरेरा डीएसपी की इस तरह से हत्या कर दी जाती है, डंपर कुचल देता है, तो ये लॉबी किस तरह से प्रदेश में स्ट्रांग होती जा रही है, इस पर सवालिया निशान खड़े होना सरकार पर भी लाजमी है। ठीक है सर, रुकिए तो सही। मैं एक वाक्य मुझे कहने दीजिए। जो आप बार बार ये कह रहे हो, मैं उस चीज को बिल्कुल धरातल की बात कह के साफ कर रहा हूं। कभी कभी फैक्ट्स पर रहने की जिद करनी चाहिए, और मैं आपको जिद के साथ एक बात कह रहा हूं, वहां पर कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह नहीं है, कम से कम उस क्षेत्र में नहीं है जहां ये घटना हुई है। और जो भी लोग हैं उनकी कमर तोड़ी जाएगी हर हाल में। तो ये मत कहिए कि बहुत बड़ा भारी उनका, ठीक है बड़े सर, और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनसे भी मैं चर्चा को आगे बढ़ा देती हूँ, क्योंकि अगर सारी बात अभी आप एक ही सवाल के बाद बोल देंगे तो चर्चा वहीं पर खत्म हो जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता जगमीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। जगमीत जी, पहले अपनी बात रखिए। मौका दीजिए सर जी। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि वो छोटे मोटे माफिया वाले लोग थे, उन्होंने फाइन से बचने के लिए अधिकारी को मार गिराया। अरे भाई साहब, अभी मुझे बोलने दीजिए कि उन्होंने एक फाइन से बचने के लिए कत्ल कर दिया। किसी गैजेटेड ऑफिसर था जो वहां पे डीएसपी रैंक का, उसको मार गिराया। अभी वो छोटे थे। मैं इनसे पूछना चाहूं कि अगर कोई बड़ा होता, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला होता, ये अनऑर्गेनाइज्ड वाले थे जैसे इन्होंने कहा, तो वो क्या होता साहब, आप बताइए। अब इन्होंने बात की पंजाब की, शायद ये पंजाब बिल्कुल एक अभी मुझे बोलने दीजिए। मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। अरे भाई साहब मुझे बोलने दीजिए मुझे। अरे बोलने दीजिए, ये बोलने नहीं देते। वीरेंद्र जी, अब आप उनको बात रखने दीजिए, क्योंकि जब आपके बीच में वो बोल रहे थे तब भी आप कई बड़ी बातें कर रहे थे। अब एक बार उनका नंबर आने दिए, वैसे भी बहुत देर बाद आया है जी, अपनी बात रखें। जी देखिए मैम, 2006 में पंजाब में जो रेत थी, मैं आपको बताना चाहूं कि वो बिल्कुल मुफ्त थी। 2007 में अकाली भाजपा सत्ता में आती है तो रेत माफिया इतना ज्यादा बढ़ता है, ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया, कि उनमें जो दो अधिकारी शामिल होते हैं, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और अमरपाल सिंह बोनी अजनाला, अकाली दल के वो मंत्री थे दोनों, और बीजेपी का संरक्षण था उनको। बीजेपी ने ईडी के अधिकारियों का तबादला किया उस समय उनको बचाने के लिए। उस समय बीजेपी के सिर्फ एक नेता बोले थे, नवजोत सिंह सिद्धू, इनके खिलाफ जब अरुण जेटली ने 2014 में इलेक्शन अमृतसर से लड़ा था। उनकी हार भी माइनिंग माफिया के विरुद्ध जो लोगों का गुस्सा था उनकी वजह से हार हुई। ये कैसी बातें करते हैं। अगर पंजाब में
ये माफिया उपजे उड़ता पंजाब जैसी मूवीज बनी, उसके लिए बीजेपी सीधे तौर पर जिम्मेवार थी, क्योंकि इन्होंने अकाली दल का साथ बखूबी दिया। इनके नेता मंत्री पदों के लिए उनके साथ लगे रहे। ये कैसी बात करते हैं। और एक बात इन्होंने शुरू में की कि हम भीमराव जी को मानते हैं। अरे भाई साहब, मुझे बात करने दीजिए। आपने कहा भीमराव जी को मानते हैं। संविधान की किस धारा में लिखा है कि कोई अपराधी अपराध करता है आप उसका घर ध्वस्त कर दोगे? आप मुझे बता दीजिए। अगर क्या आपको, आपकी सरकार को उनके घर के बारे में तभी पता चलता है जब वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं? क्या उससे पहले, जैसे यूपी में 25 साल पुराना एक घर इन्होंने ध्वस्त किया, क्या जिस दिन क्राइम किया उस दिन आपने ध्वस्त किया? 25 साल पहले आपको नहीं था मालूम? उनके बच्चे सड़क पर आ गए। लेकिन जगमीत जी, आप एक बार फिर से मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा कुछ और है, आप सीधा बुलडोजर की कार्रवाई पर आ गए। बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चल रही है उसका वो जवाब दे देंगे, लेकिन जो की बात सिर्फ खनन माफियाओं को लेकर हो रही है कि किस तरह से वो देश भर में पनपते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, वो बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चल रहा, वो संविधान पर चल रहा है। कल को हमारी सरकार आएगी या किसी और की आएगी तो ये ऐसे बदले की राजनीति में हम भी बुलडोजर छोड़ देंगे, तो वो संविधान पर बुलडोजर चल रहा है। इसलिए ये मुद्दा यहाँ पर उठना बहुत जरूरी था। और जैसे पंजाब आज तक इनके ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया को भुगत रहा है, वो लोग जानते हैं। वो लोग जानते हैं। दोहराए जा रहे हैं, वही दोहराए जा रहे हैं। आप बता दीजिए, अभी बता दीजिए। हाँ जी, बताइए। जो मैं उत्तर दे देता हूँ। मैं उत्तर आपने जरा आप सुनिएगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसका घर वो कानून और नियम तोड़कर बनाया गया है और उसको नियमानुसार तोड़ दिया जाता है, तो आपको गलत काम करने वालों से क्या रिश्तेदारी है आपकी? आप तो नोटिस भी नहीं देते। मैं स्पष्ट रूप से फिर आपको कह रहा हूँ, रुक जाओ। मुझे कहने दो ना, मुझे कहने दो। अरे अदालत फैसला करती है, मुझे कहने देता हूँ। मैं बताता हूँ आपका कैरेक्टर बताता हूँ। आपका कैरेक्टर सुन लो, कैसे मैं बताता हूँ ना। ये अरे आप धर्म के नाम से देखते हैं किसका गिर गिराना है किसका नहीं, हम जानते हैं। ये तो रुकिए, देखिए ये ले गए धर्म पर, उसको धर्म पर ये लेके गए हैं। मैं देश की भागने वाली आप सुनो, आप जरा ध्यान से सुन लो। अगर जगमीत ढिल्लों सुन लो जरा, एक बार जवाब सुन लो ना, सवाल ही उठाते रहोगे। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार ने गैर कानूनी काम करने वाले आपराधिक तत्वों के कोई मकान संपत्ति गिराई, जब्त की, तो वो कानून के तहत की। सरकार ने कोई अब तक अपनी तरफ से कानून तोड़ा नहीं, संविधान तोड़ा नहीं। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी हिंदू है, मुस्लिम है, वो मान लीजिए जगमीत सिंह ढिल्लों है या वीरेंद्र सिंह चौहान है, उसकी शक्ल देखकर, उसका धर्म देखकर नहीं की। सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता बुलडोजर से और बुलडोजर बाबा से प्रसन्न है। कांग्रेस को दर्द यह है कि इसके कारण से, दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई होने के कारण से इनकी सत्ता वहां पर आने नहीं दी हमने। तो दूसरा, कांग्रेस का स्टाइल क्या है, ये कैसे अपराधियों को बचाते हैं? जैसे जगमीत सिंह ढिल्लों अब अपराधियों, क्रिमिनलों, माफियाओं के पक्ष में रुदन कर रहे हैं, रुदाली कर रहे हैं, ठीक वैसे ही सोनिया गांधी एक आतंकवादी के पक्ष में रोई थी। ढिल्लों सुनो ढिल्लों, पहले मेरी बात पूरी होने दो। सर ठीक है, समय की भी कमी है। सर कपीश जी, माफी के साथ एक रिएक्शन आपसे लूंगी, क्योंकि सर बहुत देर बाद आपका नंबर आया है इसमें, क्योंकि लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही जो यहाँ पर जुबानी हमला था वो देखा जा रहा है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर मैं आपके पास आऊंगी अगर समय रहा तो, क्योंकि आपने अपनी पूरी बात चर्चा के दौरान रखी है और समय की कमी भी अब है। तो कपीश जी सर बीच में नहीं रोकिए, बहुत देर से आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया गया बोलने का। जी बहुत कम शब्दों में रखिएगा अपनी बात। मैं तो 20 मिनट बाद जुड़ा हूं सर, अब समय की कमी है, बताएं। कि हमारे जगमीत जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जगमीत जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसकी मुखिया एक आतंकी के लिए रो पड़ी थी। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं,
उनके द्वारा उन जिन आतंकियों पर उन्होंने हमला किया था पकड़ने के लिए, उनके लिए रोई थी सोनिया गांधी, आज भी अपराधियों के लिए रो रहे हैं। अरे आप इनकी उस सरकार ने पार्टी के पंजाब नेता में जिन्होंने जेल में बंद गांधी एक जी को सरगना मार के दिया लिए था। 55 लाख। आपकी ठीक है कपिल श्री, आखिरी रिएक्शन सर आपसे कि खनन माफियाओं का ये खूनी खेल कब तक रुकेगा, किस तरह से आप देखते हैं कि ऐसे क्या सख्त एक्शन या कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह के मामलों में किसी भी तरह से रोकथाम होती रहे देश भर में? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सरकारों को प्रयत्न ये करना चाहिए कि कम से कम आप उनकी चेक थ्योरी बना करके रखें जी। और इसमें कहीं दो राय नहीं है, बिना सिंडिकेट की ये हत्याएं नहीं होती। ये तो एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ जो हुआ है, इसको अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह ही नहीं सकते। ये आज सामने आया तो आपको दिख रहा है, नहीं सामने आता तो बिल्कुल नहीं दिखता, लगता कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन हकीकत इस बात की है कि सभी को ये कि जो हमारी सरकार है तो हम सेव कर रहे हैं, तो सेव कर रहे हैं आप एक्चुअली माफिया को सेव कर रहे हैं। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एक्शन लीजिए और कम से कम इस तरीके की पारदर्शिता सामने लेकर के आइए कि चेक एंड बैलेंस थ्योरी भी बनी रहे, एजेंट की रिपोर्ट आप करा लें, उसी के हिसाब से आप बाकायदा जो है वो खनन के लिए ठेके दें और ठेके देते समय शुचिता रखें और साथ ही पुलिस और आरटीओ पर भी अपनी निगाह बना करके रखें, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर के एक नेक्सस तैयार करते हैं। ठीक है सर, अब चर्चा में आप सभी शामिल हुए, समय की भी कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा और आप सब शामिल हुए उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो खनन माफिया किस तरह से यहाँ पर लगातार पनपता हुआ नजर आ रहा है और इसमें सवाल कई बड़े उठते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही कि इस गठजोड़ को आखिर देश भर में कैसे रोका जाए, वो कौन से महत्वपूर्ण कदम है जिसे उठाने की बेहद जरूरत है ताकि इस तरह के मामले तूल ना पकड़े। हालांकि कांग्रेस, सपा और तमाम जो विपक्षी दल है लगातार राज्य सरकार को आड़े हाथ ले रहा है, लेकिन इस बीच अगर बाकी राज्यों की बात करें जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां भी खनन माफिया पूरी तरह से पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। और एक बार फिर सवाल यही कि आखिर खनन के इस काले बाजार को कैसे खत्म किया जाएगा और सरकार कब तक कोई बड़ा एक्शन लेगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश 5 का प्राइम टाइम में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।